Hello everyone. So now we move to our unit second of pharmacology second, which is drug used in the therapy of shock. Means इसमें हम उन ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो शॉक की थेरेपी में यूज़ की जाती है. सो इसमें पहले क्या समझना ज़रूरी है कि शॉक क्या होता है, फिर शॉक की थेरेपी क्या होती है और उस थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं. ये सारे पॉइंट्स हमें इस चैप्टर के लास्ट में क्लियर होने चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. सो फर्स्टली सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शॉक क्या है. सो शॉक जो है एक अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम वाइड स्प्रेड एंड serious reduction in tissue perfusion that prolong will lead to generalized impairment of cellular function. Means shock एक ऐसी कंडीशन है, एक abnormal physiological state है. मीन्स ये क्या है, बॉडी की एक abnormal physiological state है जो पूरे वाइड स्प्रेड फैली हुई होती है. और इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, उनको परफ्यूज़ नहीं हो पाती है वो अच्छे से. उनमें जो ब्लड परफ्यूज़न होता है, टिश्यू परफ्यूज़न होता है, वो रिड्यूस हो जाता है और वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक होता है, जिसकी वजह से जो सेलुलर फंक्शन होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं. वो प्रॉपरली सेल्स जो हैं टिश्यूज़ की, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाती है. इट इज़ एन लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज बाय. सो बेसिकली ये क्या है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज हो सकती है. एंड इट इज़ इन क्लिनिकल सिंड्रोम मीन्स इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं. जहाँ भी सिंड्रोम वर्ड आता है, इट मीन्स कि एक ऐसे डिजीज़ स्टेज और डिसऑर्डर जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि इतने ज़्यादा कि वी कांट आइडेंटिफाई इट. सो एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि शॉक की कंडीशन कोज हुई है. सो दो तरीके से ये कैरेक्टराइज होती है. पहला है एन एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम विच इज़ हाइपोटेंशन. एंड सेकेंड इज़ एन एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल्स और टिश्यू विच इज़ हाइपो परफ्यूजन. मीन्स पहली कंडीशन तो क्या कि इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है. मीन्स कि जो ब्लड वॉल्यूम जितना बनना चाहिए था सप्लाई होने के लिए, उतना प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम नहीं है सर्कुलेशन के लिए. सो वॉल्यूम के कम हो जाने की वजह से अगर हाइपोटेंशन हुआ है, सो एक ऐसा शॉक जिसमें, एक ऐसी शॉक की कंडीशन जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय हाइपोटेंशन. एंड सेकेंड कि ब्लड वॉल्यूम तो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है ब्लड वॉल्यूम वो पूरी तरीके से परफ्यूज़ नहीं हो रहा है सेल्स और टिश्यूज़ में. सो इनएडिक्वेट है परफ्यूज़न ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़. सो इट इज़ नॉन एज हाइपो परफ्यूज़न. मीन्स ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें परफ्यूज़न में कमी आ जाती है, परफ्यूज़न प्रॉपरली नहीं हो पाता है. इफ़ अनकम्पनसेटेड these mechanism may lead to impaired cellular metabolism और death. अगर ये कंडीशन जो है वो अनकम्पनसेट हुई, यानी इसे ठीक नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो ये जो मैकेनिज़्म है ये इम्पेयर्ड कर देंगी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और अल्टीमेटली रिजल्टेंट इसका क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है. सो अभी तक हमने क्या देखा शॉक के बारे में, कि शॉक जो है बेसिकली एक अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें जो आइदर क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और आइदर अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपरली
ब्लड का जो अमाउंट है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स सेल्स और टिश्यूज़ को मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, जो अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, डेथ भी कोज हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ शॉक। तो दो टाइप के शॉक होते हैं। पहला है हाइपोवॉलेमिक शॉक। इज द नेम इंडिकेट, हाइपो मीन्स डिक्रीज एंड वॉलेमिक मीन्स वॉल्यूम। सो हाइपोवॉलेमिक मीन्स कि ऐसी शॉक की कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा कि दो कंडीशन की वजह से शॉक हो सकता है, जिसमें पहली कंडीशन है वॉल्यूम का कम होना। इसके अंदर जो आता है सब टाइप वो है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, मीन्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाएगा। मीन्स आपका ब्लड वॉल्यूम बन तो रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से सेल्स को, टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसके अंदर जो सब टाइप्स आते हैं उसमें है सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। इन सारे शॉक्स के बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ शॉक, मीन्स किस किस बिहाफ पे हम शॉक को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप्स रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं शॉक की कंडीशन के लिए। तो इसमें 4 तरह के शॉक बेसिकली कंडीशंस हैं जो शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें पहली आती हैं आपके आइनोट्रॉपिक। सो एज वी नो आइनोट्रॉपिक मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो एक्शंस, वो एजेंट्स जो। सो व्हाट इज़ आइनोट्रॉपिक? दीज आर द एजेंट दैट चेंजेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मीन्स वो एजेंट जो मायोकार्डियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करवाते हैं, वो क्या होंगे? आइनोट्रॉपिक एजेंट्स। नेक्स्ट इज़ वेसोप्रेसर, मीन्स जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है ये किस पे इफेक्ट करेगा? वेसल्स पे प्रेशर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। सो एन एजेंट दैट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, वो एजेंट जो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं उसे इंक्रीज कर देते हैं, इट इज़ नॉन एज वेसोप्रेसर। नेक्स्ट है अपने क्रोनोट्रॉपिक, मीन्स जो क्या करते हैं, हार्ट रेट को चेंज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रोनोट्रॉपिक, एन एजेंट दैट चेंजेस हार्ट रेट। नेक्स्ट इज ड्रोमोट्रॉपिक, these are the agent that increases cardiac conduction velocity, means जो ना तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे ना प्रेशर पे किसी पे इफेक्ट नहीं करते हैं, ये कंडक्शन वेलोसिटी पे, मीन्स कितनी स्पीड से कंडक्शन होगा एवी नोड में, एसए नोड से, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हीन्स में और फिर पुरकिंजे फाइबर्स में, जो उसकी वेलोसिटी है उसको ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्रोमोट्रॉपिक। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि शॉक में दी जाने वाले जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। पहले ये देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं और फिर ये देखेंगे कि उनके बारे में स्मॉल सी डिटेल्स हम लेंगे। जिसमें पहली हमारी जो ड्रग है वो है नॉरएपिनेफ्रीन। ये जो नॉरएपिनेफ्रीन है ये क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड वेसोप्रेसर है। वेसोप्रेसर मीन्स क्या करती है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। सो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फॉर इन्हांस द ब्लड प्रेशर ड्रग है। ये जो है नॉरएपिनेफ्रीन, एज वी नो इट इज़ एन पोटेंट अल्फा 1 एगोनिस्ट। जैसे आपने सिम्पैथोमाइमेटिक में देखा होगा कि ये क्या है? एक पोटेंट अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग है, कोजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ बेड होते हैं, उनमें ये क्या करवाती है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाती है। रिजल्टेंट इंक्रीज इन SVR मीन्स सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कोजेज राइज इन ब्लड प्रेशर, मीन्स जो आपके वेसल्स हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, उस रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत इजीली वो क्या नहीं हो पाएंगी? वेसल्स डायलेट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो
राइज होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 4 mg इन 50 ml विच मीन्स 0.08 mg पर ml। नेक्स्ट सेकंड है हमारी एपिनेफ्रीन। ये क्या है, एक नेचुरल वैसोप्रेसर है। जो हमारी नॉर एपिनेफ्रीन थी वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज वैसोप्रेसर थी, और जो हमारी एपिनेफ्रीन है ये हमारी नेचुरल वैसोप्रेसर है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग रिसस्टेनेशन, कार्डियक अरेस्ट एंड एनाफाइलेक्सिस। तो ये मोस्ट कॉमनली किस में यूज़ की जाती है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, जब रिसस्टेन होता है कार्डियक अरेस्ट उसमें, और एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन में ये मोस्टली यूज़ की जाती हैं। जो एपिनेफ्रीन है वो अलग अलग रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगी और अलग अलग एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो एपिनेफ्रीन जब अल्फा 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है तो ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है SVR को, विच मीन सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करती है, और जिसका रिजल्टेंट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर राइज होगा। दूसरा, अगर ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगी तो ये इंक्रीज़ करेगी HR मीन्स हार्ट रेट को, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट, बीटा 2 रिसेप्टर। अगर ये बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेम ड्रग अगर डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगी तो वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेंगी। इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 10 mg इन 50 ml। सो अगर आप कंपेयर करें तो नॉर एपिनेफ्रीन जो थी वो थी 4 mg इन 50 ml, और जो हमारी एपिनेफ्रीन है ये है 10 mg इन 50 ml। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो है हम हाई अमाउंट भी दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, थर्ड ड्रग है हमारी डोपामीन, जो भी क्या है, एक वैसोप्रेसर एजेंट है। मीन्स क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को इन्हांस करती है, और इसका जो है यूज़ किया जाता है कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक में। एज यू नो कि कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो हमने पहले देखा था हाइपोवॉल्यूमिक क्लास के अंदर आता है, और सेप्टिक शॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास के अंदर आता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो डोपामीन है वो दोनों ही तरह की क्लास के शॉक को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेशन डिपेंड ऑन द डोज गिवन। आप कितनी डोज देते हैं इस पे रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा। मीन्स एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक आपको डोज देनी होंगी तभी रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट है अपने फोर्थ ड्रग विच इज़ डोब्यूटामीन। जो डोब्यूटामीन है वो एक सिंथेटिक कैटकोलामीन है। मीन्स ये एज वी नो कि डोब्यूटामीन है ये भी सिम्पैथोमाइमेटिक क्लास से बिलोंग करती है, और इसे सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम अनदर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। इट इज़ एन आयनोडायलेटर, मीन्स आयन्स एक्सचेंज के थ्रू ये क्या करती है, वैसोडायलेशन करती है। सो इट इज़ एन आयनोडायलेटर। फिर ये जो डोब्यूटामीन है ये बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी तो अलग एक्शन देंगी, और बीटा 2 पे बाइंड करेंगी तो अलग एक्शन देंगी। सो जब ये बीटा 1 से बाइंड होंगी तो ये इंक्रीज़ करेंगी हार्ट रेट को और इंक्रीज़ करेंगी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। वेरेज जब ये बीटा 2 से बाइंड होंगी तो मीडिएट करेंगी वैसो डायलेशन को। सो दिस आर द actions of dobutamine on beta 1 and beta 2. नेक्स्ट, फिफ्थ है हमारा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है एज यू नो कि ये जो एक टाइप का हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उससे बेसिकली दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज वेसोप्रेसिन. तो वेसोप्रेसिन की अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो इट इज़ एन पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड व्हेन इट इज़ रिलीज तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है. तो इसमें भी सेम है कि अगर ये V1 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा और V2 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करेगा. तो जब ये V2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये क्या करता है, कोजेज इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ DCT एंड CT मीन्स डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स की और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है. जब इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ये क्या करेंगे, फिर से बॉडी में भेजेंगे, जिसकी वजह से जो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे वाटर रिटेंशन को. वेरेज जब ये V1 रिसेप्टर पे बाइंड होंगे जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स वॉल, यानी आर्ट्रियोल्स की जो वॉल होती हैं उनमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पे ये प्रेजेंट होते हैं और उन पे जब ये बाइंड होते हैं तो स्टिमुलेट कर देते हैं उन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को एंड विच रिजल्ट इन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. ये हमने 5 तरह की डिफरेंट ड्रग्स देखी जो शॉक में यूज़ होती हैं. अब हम हर इंडिविजुअल शॉक के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ट्रीट करते हैं. तो इसमें हम पहला जो देख रहे हैं वो है हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक. इज़ द नेम इंडिकेट, हाइपो मीन्स डिक्रीज एंड वॉलेमिक मीन्स वॉल्यूम. तो इस शॉक में क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से परफ्यूज़न भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और जो कंडीशन कोज होगी उसे बोलेंगे शॉक. सो व्हाट इज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक? इम्प्रॉपर टिश्यू परफ्यूज़न एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर लॉस ऑफ ब्लड और अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी और inadequate fluid intake, any of which decrease intravascular volume. मीन्स अगर सीवियर लॉस ऑफ ब्लड की वजह से या अदर फ्लूइड के वजह से सीवियर लॉस हो गया है किसी ब्लड का या किसी अदर फ्लूइड का बॉडी से, तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा. या फिर अगर हम प्रॉपरली इनटेक नहीं कर रहे हैं फ्लूइड का बॉडी के अंदर तो भी वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो दोनों ही कंडीशंस की वजह से जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम के डिक्रीज़ हो जाने से जो टिश्यू परफ्यूज़न है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, वो ठीक से नहीं हो पाएगा एंड दिस रिजल्ट इनटू हाइपोवॉलेमिक शॉक. सो व्हाट इज़ द कोजेज़ ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक? फर्स्ट वन इज़ हेमरेज, कि अगर आपकी वेसल्स जो हैं उनमें ब्रेकडाउन हो गया है तो वहाँ से जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो निकलता जाएगा एंड विच रिज़ल्ट इन एक्यूट ब्लड लॉस एंड इट इज़ नॉन एज हेमरेज. तो पहली कंडीशन हेमरेज. दूसरी कंडीशन है बर्न्स, मतलब अगर कोई सीवियर बर्न की कंडीशन होगी तो उस बर्न की कंडीशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया से जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन हाइपोवॉलेमिक शॉक. एंड थर्ड वन इज़ एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो वॉमिटिंग और डायरिया में क्या करते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी का वाटर होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, वो निकल जाता है हमारी बॉडी से. सो दिस रिजल्ट इन अ हाइपोवॉलेमिक शॉक. नेक्स्ट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक, कि कैसे हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन हमारी बॉडी पे और हमारी फिजियोलॉजी पे अफेक्ट डालती है. सो इसको इस फ्लो डायग्राम से हम समझेंगे कि जैसे हमारे स्मॉल वेन्यूल्स हैं और जो वेन्स हैं उनमें हेमरेज हो गया, मीन्स ये आपकी वेन्स और वेन्यूल्स हैं, इनमें हेमरेज हो गया तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका ब्लड जो है वो बाहर निकलता जाएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया. तो जो हमारा ये हार्ट था,
ठीक है। उस हार्ट का जो राइट हार्ट है उसमें जो फिलिंग हो रही थी बॉडी से, जो हार्ट में आता है ब्लड का वॉल्यूम, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये हार्ट से कहाँ जाता है, लंग में जाता है। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेस्कुलचर है उसमें भी फिलिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ से कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है और वेंट्रिकल्स में जाता है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी फिलिंग पूरी तरीके से नहीं होगी, वो फिलिंग भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज़, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है इसमें प्रॉपर प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता है, जिससे कि फर्दर बॉडी में जो वॉल्यूम है वो सप्लाई हो पाए, तो इसे बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग, विच रिजल्ट इनटू ड्रॉप इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब अगर पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो ब्लड वॉल्यूम है वो नहीं जाएगा, तो एक प्रेशर के साथ नहीं जाएगा, तो जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन कोज हो जाएगी। मीन्स हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी बीट करवाएंगे ताकि बॉडी की जो नीड है फ्लूइड की वो फुलफिल हो सके। तो ये रिजल्ट किस में रिजल्ट होगा, पुअर परफ्यूज़न ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज में पुअर परफ्यूज़न होगा, उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, एंड दिस रिजल्टेड इनटू कार्डियक डिप्रेशन एंड ऑल्सो पंप फेलियर, क्योंकि हार्ट भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बहुत फास्ट बीट कर पाएगा, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद हार्ट फेल हो जाएगा, और दिस कंडीशन इज़ नॉन एज कार्डियक फेलियर। मीन्स जो हमारा हार्ट है वो डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो जो हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक है उसको इस बिहाफ पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है कि आपके वेसल्स में हेमरेज हुआ है उसकी वजह से, और बिना वेसल्स में हेमरेज हुए हाइपोवॉलेमिया की कंडीशन आ रही है, उसके बेसिस पे दो पार्ट्स में हाइपोवॉलेमिक शॉक को क्लासिफाई किया है। पहला है हेमरेजिक, जिसके अंदर आते हैं आपके ट्रॉमा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। मीन्स एक तो सडन ट्रॉमा की कंडीशन में सडनली वॉल्यूम कम हो जाना, और दूसरा कि अगर आपके जीआई ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग की कंडीशन होगी है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है फ्लूइड, लेकिन फिर भी जो ऑर्गन्स हैं उनमें और टिश्यूज़ में ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड परफ्यूज़न है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज़ अ रीज़न ऑफ हाइपोवॉलेमिया। सेकेंड वन इज़ नॉन हेमरेजिक कंडीशन। इसमें क्या होगा, जो वेसल्स हैं उनमें कोई भी तरह का रप्चर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है। इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, पहला हो सकता है एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस, मीन्स बॉडी के बाहर फ्लूइड जो है वो निकल रहा है, तो एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस की वजह से। दूसरा डायरिया और वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग में भी क्या करते हैं, एक्सटर्नली होता है फ्लूइड लॉस। नेक्स्ट पॉलीयूरिया, ज़्यादा अमाउंट में यूरिनेशन, जिसकी वजह से भी एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस होगा। फिर फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स फ्लूइड का बार बार बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना, तो पर्टिकुलर एक एरिया में फ्लूइड एक सर्टेन टाइम तक परफ्यूज़न नहीं हो पाएगा, वहाँ रिटेन नहीं होगा। नेक्स्ट, बर्न की कंडीशंस में वहाँ से जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से जो ब्लड है वो सक कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एनाफाइलैक्सिस, मीन्स सडन शॉक के कंडीशन में भी हाइपोवॉलेमिया कोज हो सकता है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स में पहला है एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेट। मीन्स इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है ये हमारे बॉडी को कि इसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है, हम लोग प्रॉपरली रेस्टिंग कंडीशन में नहीं आते हैं, मेंटल स्टेट अफेक्ट होती है। हाइपोटेंशन, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। रैपिड वीक एंड थ्रेडी पल्स, मीन्स एक बहुत
फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि व्हेन यू प्लेस योर फिंगर ऑन दैट पल्स यू कैन फील इट एंड यू कैन, आप जो है वो हार्ट बीट को महसूस कर पाओगे कि कितना फास्ट जो है हार्ट बीट हो रही होती है। नेक्स्ट, कूल एंड क्लैमी स्किन मीन्स जो हमारे हाथ पैर है वो ठंडे पड़ने लग जाते हैं हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में। नेक्स्ट इज़ कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा जब ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है तो हमारी बॉडी ने इसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ज़रूर अडेप्ट की होगी। तो पहली कंपनसेटरी जो मैकेनिज़्म है वो है एड्रिनर्जिक डिस्चार्ज। मीन्स एड्रिनर्जिक जो होते हैं, एड्रेनलिन और जो नॉन एड्रेनलिन है उनको रिलीज़ करेगी बॉडी। सेकंड करेगी हाइपर वेंटिलेशन। मीन्स जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है, मीन्स जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो हाइपर हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा, आप फास्ट ब्रीथ करने लग जाओगे। नेक्स्ट, वैसो एक्टिव हार्मोन्स जो है उनका रिलीज़ ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाएगा, जैसे एंजियोटेंसिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये सब जल्दी जल्दी रिलीज़ होने लग जाएंगे। एंड फोर्थ वन इज़ कोलैप्स। मीन्स पर्टिकुलर जो एरिया है वो कोलैप्स हो जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए। फिर इसकी क्लिनिकल मॉनिटरिंग, मतलब हम कैसे इसको चेकआउट करेंगे कि किस स्टेज पे है, और इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे उसकी बाय चेकिंग ब्लड प्रेशर, बाय चेकिंग रेस्पिरेशन, बाय चेकिंग यूरिन आउटपुट एंड बाय चेकिंग सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो ये सब के थ्रू हम इसकी क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे। फिर क्लिनिकल मॉनिटरिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे हाइपोवोलेमिया की स्टेज है उसको हम डायग्नोसिस करेंगे। तो कैसे डायग्नोस करते हैं, इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा पेशेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इंजरी ऑफ पेशेंट इन शॉक। मीन्स जब ट्रॉमा का कोई पेशेंट होता है तो उसमें जब हमें मैनेजमेंट करना होता है तो सबसे पहले हम शॉक की इंजरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस लेवल की इंजरी है, विल हेल्प डायरेक्ट द इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। सो हम क्या करते हैं कि पेशेंट की इंजरी की कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, उसको उसके पैटर्न को समझते हैं, जिससे कि हम जो शॉक की स्टेज है उसको इवेलुएट कर सकें, और जब हम उसको देख पाएंगे कि कितनी सीरियस कंडीशन है तो फिर हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो पहले तो हम पैटर्न ऑफ इंजरी को समझते हैं, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, पैटर्न ऑफ इंजरी। और सेकंड है कि ब्लड लॉस सफिशिएंट टू कॉज शॉक इज़ जनरली ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम। तो शॉक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, और जिसका रिजल्टेंट यही कह सकते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो हम शॉक की कंडीशन में लॉस होता है। ये जो ब्लड लॉस है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से हो सकता है, जैसे एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर हो सकता है, इंट्राथोरेसिक मीन्स जो प्लूरल कैविटी है हमारी उसके बीच में से अगर लॉस हुआ है तो इंट्राथोरेसिक, इंट्रा अब्डोमिनल मीन्स जो अब्डोमिनल कैविटी है वहाँ से अगर लॉस हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स जो किडनी है वहाँ से लॉस हो सकता है, एंड लॉन्ग बोन फ्रैक्चर मीन्स जो बोन्स हैं उनमें जो फ्लूइड होता है वो भी लॉस हो सकता है। तो हमें ये समझना है पहला कि कौन सा पैटर्न की इंजरी है, और दूसरा ये समझना है कि कहाँ से जो है किस बॉडी पार्ट से जो ब्लड का लॉस हुआ है। तो ये डायग्नोस में ये दोनों चीज़ें डायग्नोस की जाती हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, जिसमें ये मैनेज किया जाता है कि कैसे इस कंडीशन को ट्रीट किया जाए। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड द प्लान शुड बी बेस्ड ऑन कि भाई सबसे पहले तो हमें करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो करना क्या है, इंक्रीज़ करना है कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज़ करना है टिश्यू परफ्यूजन। तो दीज टू आर आर ऑब्जेक्टिव, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा हमें करना कैसे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारा। तो इसमें हमारा पहला है प्राइमरी प्रॉब्लम, सबसे पहले जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। फिर सेकंड क्या किया जाए, एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाए। प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि जैसे अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में
फ्लूइड की कमी हुई है, ब्लड की कमी हुई है, तो वहाँ पे आप फटाफट से ब्लड सप्लाई करें बाई जो आपके आर्टिफिशियल जो ब्लड जो अपन चढ़ाते हैं ना लोगों को, तो ब्लड चढ़ाएं उनको, मतलब। तो ये हमारी पहली प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर सेकंड क्या करना है कि एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो हमने दे दिया, लेकिन बाद में भी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि भाई बॉडी में बन रहा है जो ब्लड, वो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो वहाँ पे हम एडिक्वेट फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करेंगे। तीसरा, हम इम्प्रूव करेंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कि भाई जो हार्ट है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि हर ऑर्गन तक और स्पेसिफिक उस ऑर्गन तक भी जो ब्लड है वो प्रॉपरली जाए, वहाँ तक इम्प्रूव हो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट, करेक्ट एसिड बेस डिस्टर्बेंस, मीन्स अगर एसिड बेस में डिस्टर्बेंस की वजह से ब्लड वॉल्यूम अफेक्ट हो रहा है तो उस एसिड बेस डिस्टर्बेंस को भी करेक्ट करें। रीसस्टेनेशन एंड इमीडिएट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, चाहे वो रीसस्टेन कंडीशन हो या इमीडिएट कंट्रोल हो, दोनों ही सिचुएशन की ब्लीडिंग को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ऑल्सो एट द रेस्ट फेज एंड ऑल्सो एट द प्रेशर पैकिंग स्टेज, मीन्स चाहे आप रेस्टिंग फेज में हो या किसी वर्किंग स्टेज में हो, किसी प्रेशर वाली कंडीशन में है, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन को ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिव मेथड्स, हमने ये देख लिया हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमने ये देख लिया कि कैसे प्लान ऑफ एक्शन करना है। नाउ हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करना है ताकि फ्लूइड का रिटेंशन हो सके, फिर से बॉडी में वो जो कमी हो रही थी, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन थी, वो कैसे ट्रीट हो सकती है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मीन्स बाहर से आप फ्लूइड दे दीजिए, ठीक है। तो इन्फ्यूज़न ऑफ फ्लूइड इज़ द फंडामेंटल ट्रीटमेंट, सबसे फंडामेंटल ट्रीटमेंट ये है, सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि आप इंस्टेंटली उस चीज़ को क्योर करें, जिसके लिए आप क्या करेंगे, बाहर से फ्लूइड जो है, जिस भी चीज़ की कमी हो रही है, अगर वाटर की कमी है या सॉल्ट्स की कमी है तो आप ORS दे दीजिए, ब्लड की कमी है तो आप ब्लड ड्रिप्स चढ़ाइए। तो जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की वॉल्यूम की ब्लड की वहाँ कमी आ रही है उस ऑर्गन में, उसे रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू आप सबसे पहले वहाँ रिप्लेस कीजिए, वहाँ दीजिए उसे। फिर सेकंड क्या करेंगे, क्रिस्टलॉइड्स फॉर इनिशियल रिसस्टेनेशन फॉर मोस्ट फॉर्म्स ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके लिए क्रिस्टलॉइड्स देंगे, मीन्स ऐसे क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर जो वाटर को रिटेन करें, उनको कंज्यूम करें, क्योंकि ऑफकोर्स क्रिस्टलॉइड है यानी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करेगा, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन ट्रीट हो सकती है। थर्ड क्या कंडीशन हो सकती है, आफ्टर द इनिशियल रिसस्टेनेशन विथ अप टू सेवरल लीटर्स ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड यूज ऑफ कोलॉइड्स, जैसे आपने बहुत सारा इनिशियल सस्टेन हो गया, उसके बाद सेवरल लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड आप यूज़ कीजिए, क्रिस्टलॉइड्स यूज़ कीजिए, कॉलॉइड्स यूज़ कीजिए, ताकि फ्लूइड का रिटेन हो सके, फ्लूइड जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू क्या हो सके, बॉडी में आ सके, एंटर हो सके। इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो होती हैं सेडेटिव्स, क्रोनोट्रॉपिक एजेंट्स, मीन्स वो एजेंट जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे एजेंट्स को यूज़ कीजिए। दूसरा, आइनोट्रॉपिक्स को यूज़ कीजिए, यानी ऐसे एजेंट्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे एजेंट्स को यूज़ कीजिए। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि शॉक क्या होता है, शॉक को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, शॉक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिक ड्रग्स कौन कौन सी शॉक के लिए यूज़ की जाती हैं, और क्लासिफिकेशन के अंदर पहला जो हमारा शॉक था हाइपोवॉलेमिक शॉक, वो अभी तक हमने देख लिया है। नेक्स्ट आगे हम अदर फॉर्म्स ऑफ शॉक की स्टडी करेंगे। थैंक यू।